सभी साथियों को नमस्कार। मित्रों, आप सभी जैसा कि जान रहे हैं, इन दिनों हम लोग जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से कवि, गद्यकार, संपादक और अनुवादक राजेश जोशी जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की यह दूसरी कड़ी है और इसमें हमारे साथ लेखक, संपादक नलिन रंजन सिंह जी जुड़े हुए हैं। मित्रों, वे आज के इस वक्तव्य में राजेश जोशी जी के रचनात्मक स्वर के वैशिष्ट पर अपनी बात रखेंगे। साथ ही उनसे जुड़े कुछ ऐसे प्रसंगों की भी चर्चा करेंगे जिससे एक संस्मरणात्मक जो स्पर्श है वक्तव्य का, जो स्वाद है आज के इस वक्तव्य का, उससे भी हम गुजर पाएंगे। मगर नलिन जी को बुलाने से पहले राजेश जोशी जी की एक बेहद महत्वपूर्ण कविता सुन लेते हैं, एक से मकानों का नगर। इस कविता में कवि कई तरह की बातें कह रहा है। परिवर्तन को, आसपास हमारे समय के परिवर्तन को, हमारे शहर और जो भी हमारे इर्द गिर्द जिस तरह की चीजें हो रही हैं, उसको लेकर कवि कितना चौकन्ना है, कितनी दूर तक सोचता है और उसी समय वह स्वयं को उसके बीच किस तरह से रखता है, इसकी बानगी हम इस कविता में देख सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम राजेश जोशी जी की यह कविता, एक से मकानों का नगर। एक एक कर अपने शहर की गलियों को याद करता हूं। एक एक कर अपने शहर की गलियों को याद करता हूं, जैसे एक एक कर अपनी नसों को टोता हूं। कितनी मिट्टी, कितना पानी, कितनी हवा मेरे फेफड़ों में जमा है मेरे शहर की बाहर निकलना चाहकर भी बाहर नहीं जा पाता। किसी दूसरे शहर की गलियों में घूमते हुए उसका चेहरा अपने शहर की गलियों से मिलाता हूं। कहाँ है, कहाँ है वह हवा महल? मेरे बचपन के उस मदरसे का क्या हुआ? उसकी लंबी दालाने, उसके झरोखे, उसके आंगन का क्या हुआ? वह विशाल दरवाजा जिसमें जेब की तरह एक छोटा दरवाजा और था, जिससे कूदकर अंदर आते या तड़ी मारकर बाहर भागते थे हम, क्या हुआ? पिछले 50-60 वर्षों में नए वास्तु शिल्पियों ने कैसे ढांचे तैयार किए हैं नए मकानों के, कि एकदम एक जैसे होते जाते हैं सारे शहरों के नाक नक्श। कितने साल बीते उस कहानीकार को याद किए जिसने लिखी थी कहानी एक से मकानों का नगर। लेकिन न हमारे पास वक्त था, न कहानियों पर भरोसा कि उसकी बात का मर्म समझ पाते। देखते देखते सारे शहर एक से मकानों से भरते जाते हैं। एक जैसी लगती हैं सारी सड़कें, सारी गलियां, सारे चौराहे
एक दिन सारे शहरों के चेहरे एक सा हो जाएंगे। एक दिन एकाएक हम अपने ही घर का नंबर भूल जाएंगे। अपने ही शहर में अपना ही घर ढूंढते हुए भटकेंगे और अपना घर नहीं ढूंढ पाएंगे। रात गए थक हार कर बैठे होंगे किसी पुलिया पर, और तभी दूर से सीटी मारता एक पुलिस वाला आकर पूछेगा, क्यों बैठे हो यहां? हम कहेंगे, हम अपना घर नहीं ढूंढ पा रहे हैं। वह हमारी बात पर यकीन नहीं करेगा। वह थाने ले जाने के बारे में धमकाएगा और कहते कहते अचानक फफक कर रो पड़ेगा और धम से आकर हमारी बगल में बैठ जाएगा। कहेगा कि मैं भी कई रातों से अपना घर ढूंढ रहा हूं। मैं भी कई रातों से अपना घर ढूंढ रहा हूं। इस कविता में कितने स्वर, कितनी व्यंजनाएं हम पाते हैं। विकास की अंधी लहर में जब सब कुछ एक जैसे रंगों में बांटने की कोशिश हो रही है, न सिर्फ शहर को बल्कि शहरियों को भी, ऐसे में राजेश जोशी जैसा एक बड़ा कवि इसकी चिंता करता है। और पुलिस वाले का प्रसंग जिस तरह से कविता में आता है, दोनों ही तरह से उसका रूखा और डरावना चेहरा, मगर कुछ देर बाद वह स्वयं अपने ही उस रूप का, अपने ही उस स्थिति का कहीं न कहीं शिकार हो जाता है। वह स्वयं उस प्रभावित व्यक्तियों में से एक हो जाता है। और इस तरह से यह कविता विकास के बरक्स एक कहीं न कहीं रुदन के रूप में हमारे सामने आ जाती है। विकास के साथ, आधुनिकता के साथ करुणा की ऐसी बुनावट इस कविता में और राजेश जोशी जी की ऐसी कई कविताओं में हम सघन रूप से पाते हैं। ऐसी ही कई कविताओं पर आज नलिन रंजन सिंह जी विचार करेंगे और उनके इस वक्तव्य में कई दूसरी विधाओं की भी चर्चा होगी, मगर मुख्य रूप से वे राजेश जोशी जी की कविताओं के बहाने अपनी बात रखेंगे। उनके कवि पक्ष का कैसा अलहदा स्वर है, इसको वे खास तौर से रेखांकित करेंगे। तो आइए मित्रों, हम नलिन रंजन सिंह जी का स्वागत करते हैं और आप सभी मित्रों की ओर से उनका अभिवादन करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार अर्पण भाई, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजेश जोशी जी 18 जुलाई को 76 साल के हो गए और आज 19 जुलाई को उन्होंने 77वें वर्ष में प्रवेश किया है। ऐसे मौके पर जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से आप जो राजेश जोशी पर एकाग्र यह कार्यक्रम कर रहे हैं, सर्वप्रथम उसके लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। राजेश जोशी की जब हम लोग बात करते हैं तो मुझे बार बार एक बात याद आती है। 2015 में लखनऊ में एक कार्यक्रम था, जनवादी लेखक संघ का एक कार्यक्रम था समकालीन कविता पर, और 31 अक्टूबर 1 नवंबर को होने वाले उस कार्यक्रम में केदारनाथ सिंह हमारे मुख्य अतिथि थे। केदार जी आए हुए थे और कार्यक्रम की अध्यक्षता दूधनाथ जी को करनी थी और दूधनाथ जी कतिपय कारणों से नहीं आ पाए।
तो मैंने केदार जी से पूछा कि अध्यक्षता करने के लिए किसे चुने। उसमें काफी कवि आए हुए थे, 45-46 लोग, लखनऊ से भी लोग। तो उन्होंने कहा अरे नहीं, वो जो भोपाल वाला अपना कवि है राजेश जोशी, मुझसे अध्यक्षता करा। एक बड़ा कवि अपने समय का, बहुत बड़ा कवि, जब अपने प्रिय को चुनता है तो उस प्रिय का भी कोई मतलब होता है। और केदार जी ने राजेश जी को तब चुना। और अब जबकि केदार जी इस दुनिया में नहीं है, तो राजेश जी को लगभग सभी आलोचक ये मान चुके हैं कि आज के दौर में जो समकालीन हिंदी कविता है, उसमें जो वरिष्ठ कवि हैं, उनमें कविता का कप्तान अगर कोई है इस समय है तो वो राजेश जोशी। ये फ्रेज है निशांत का, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, कविता का कप्तान। तो कविता का कप्तान कोई है इस, तो वो राजेश जोशी। अब ये जो कविता का कप्तान होता है ना, उसको पूरी टीम लेके चलनी पड़ती। वो सबकी खूबियां जानता है, कौन किस ऑर्डर पे बैटिंग करेगा और कब किसको बॉलिंग दी जाए, ये कैप्टन बहुत बेहतर तरीके से करता है। नए कवियों से इतना जुड़ाव वाला शायद ही कोई वरिष्ठ, मुझे नहीं लगता कि कोई भोपाल जाता है जो कविता लिखता है और वो राजेश जोशी से ना मिले। और राजेश जी हमेशा तैयार, कोई आए वही खिलखिलाता हुआ चेहरा, वही हंसी, वही खुशी, वही स्वागत का तरीका। और आप उनके घर पे जाएंगे तो अगर खाने का समय है तो आपको खाना खिलाएंगे। इतना प्यार, इतना दुलार अपनी अगली पीढ़ी को, अपनी एकदम नई पीढ़ी को शायद ही कोई दूसरा कवि करता हो या देता हो। राजेश जी में कहीं से कोई अवगुंठन नहीं। इतना अकुंठ इंसान मिलना मुश्किल, ऐसा व्यक्ति होना मुश्किल। और वह व्यक्ति जो जनवादी चेतना से लैस है, एक बेहद सांगठनिक व्यक्ति। आप जानते हो जनवादी लेखक संघ के संयुक्त महासचिव है राष्ट्रीय स्तर, और जीवन भर जनवाद के पक्ष में उन्होंने आवाज बुलंद, इप्टा से जुड़े रहे, पहले से आज जलेस के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पर वो आसीन, इसलिए कि उन्होंने कभी प्रतिबद्धता से समझौता नहीं। जब जब जनमानस की आवाज बनने का काम करने की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने को आगे किया और वे जनमानस की आवाज 18 जुलाई 1946 से लेके अब तक जो उन्होंने देखा, सुना, समझा, जाना, उसमें आम आदमी की अपने जीवन अनुभवों से उन्हें प्रतिष्ठा, समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, दो पंक्तियों के बीच, चांद की वर्तनी, और बहुत कुछ। अभी तो उल्लंघन आया उनका पिछले साल कविता संग्रह। अब आप सोचिए कि शीर्षक भी कैसा है, चांद की वर्तनी। आप वो कविता पढ़िए, चांद की वर्तनी, तो आपको समझ में आता है कि एक कवि भाषा से कितना जुड़ा हुआ है। जब चांद की वर्तनी पढ़ते हैं तो जब च पे लगा देते हैं और कहते हैं इस तरह से चांद को 2 बार पढ़, इसी तरह से भाषा को लेकर के उनकी और एक कविता है,
हमारी भाषा, हमारी भाषा में पुकारे जाने से पहले वह एक चिड़िया थी, और चिड़िया भी उसे हमारी भाषा ने ही कहा। भाषा ही ने दिया उस पेड़ को एक नाम। पेड़ हमारी भाषा से परे सिर्फ एक पेड़ था, और पेड़ भी हमारी भाषा ने ही कहा उसे। इसी तरह वे असंख्य नदियां, झरने और पहाड़, कोई भी नहीं जानता था शायद कि हमारी भाषा उन्हें किस नाम से पुकारे। तो ये भाषा को लेकर के इतना सजग, ये पिछले कविता बिहान के अंक के आवरण में हम लोगों ने छापा था जब उन पर विशेषांक निकाला था। और वे सच के साथ खड़े रहने वाले, भाषा के साथ सहायक क्रिया को भी जोड़ के तवज्जो देने वाले कवि। सहायक क्रिया पर उनकी कविता है, इत्यादि पर उनकी कविता है। और वे सिर्फ कवि ही नहीं है, उनकी कहानियां भी बेजोड़ है। कपिल का पेड़ जो भी पढ़ता है वो कहता है कि हाँ, एक बेहतरीन कहानी। इसके अलावा सोमवार और अन्य कहानियां, उनकी बहुत चर्चित कहानियां हैं उस पे जो संग्रह है। बहुत कुछ उन्होंने बच्चों के लिए लिखा, और नाटक तो उन्होंने खूब लिखे हैं। सारे नाटकों का संग्रह अभी राजकमल ने छापा है। नाटकों में काम किया, लगभग सारे प्रतिष्ठित सम्मान, साहित्य अकादमी से लेकर के कैफी आजमी सम्मान तक उनको मिले। तो एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में जब आप अच्छे नहीं होंगे तो आप एक बेहतर कवि भी शायद ना बने। एक बेहतर कवि होने के लिए आपके भीतर की संवेदना का होना सजग तौर पर बहुत जरूरी है, और वो राजेश जी में है। कितनी कितनी बार उनसे मुलाकातें हैं, बातचीत है, बहुत व्यक्तिगत हम लोगों ने अपने जनवादी सरोकारों को लेकर के बातचीत की होगी। कई बार समय को लेकर के बातचीत की होगी। लेकिन समय को तो राजेश जोशी हमेशा अतिक्रमित कर। आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में जब नक्सलवाड़ी मूवमेंट के प्रभाव में लोग लिख रहे थे, उस समय का मामला इनका दिखता है। वेणुगोपाल के संपर्क में आना और उसके बाद कैसे बदलाव आता है, वो सारी चीजें। और जिस तरह से इन्होंने नए प्रतीकों के साथ कविताएं लिखनी शुरू की, लोगों को लगा कि ये क्या लिखा जा रहा है। लेकिन एक ताजा हवा चली और लोगों ने उसको पसंद किया। आपातकाल के बाद की जो स्थितियां हमारे देश की रही हैं उसे सब परिचित हैं। और 1977 में ही आया था उनका जो पहला संग्रह था, समर गाथा। और आप देखिए कि समर गाथा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच चांद की वर्तनी, और जिद और उल्लंघन को जोड़, ये सारे संग्रह मिलाकर के कुल 8 संग्रह। प्रतिनिधि कविताएं हैं जो राजकमल ने छापी। कवि ने कहा है ही उन। लेकिन इन सारे संग्रहों से अगर आप कविताएं पढ़ते हैं तो कभी आपको ये नहीं लगता कि राजेश जोशी की कविताएं आपको कहीं से भी कमजोर सरोकारों की कविताएं ना, कभी नहीं। कोई कविता नहीं। जिस भी विषय पे वो बात करते हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ रखते। 77 के बाद जनता सरकार का गठन, फिर लोगों की आकांक्षाओं को उसका खरा न उतरना, पुनः कांग्रेस का आना, जो गरीबी हटाओ का नारा था, जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति थी, ये सब देखा था राजेश। ये सारे बदलावों को 71 से लेकर के 80 तक जब वो देखे होंगे तो आप कल्पना करिए उनकी उम्र 24-25 साल की रही होगी, और उसके बाद वे उस 24 से 34 के बीच में गए।
और उस बीच उन्होंने कविताएं, विज्ञान के व्यक्ति थे, बैंक में नौकरी करते, लेकिन जिस पृष्ठभूमि से आते थे उनके पारिवारिक परिवेश में भी कोई विद्वता का अभाव नहीं, लेकिन समय की नब्ज को उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से समझा, पकड़ा। आप देखिए कि मारे जाएंगे कविता आज की कविता नहीं, मारे जाएंगी कविता बहुत पहले की कविता है। अगर आप पलटे प्रतिनिधि कविताएं तो आपको ये भले आज की कविता वो लगती है, लेकिन वो आज की कविता नहीं। मैं अभी उसकी तिथि बता देता हूं आपको। इसकी तिथि है सितंबर 1988। तो सितंबर 1988 की कविता 2022 में और प्रासंगिक। आप देखिए कि इतनी लोकप्रिय कविता तो शायद ही किसी के पास हो, जो इस पागलपन में नहीं होंगे, जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे, मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे, जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग नहीं होंगे, मारे जाएंगे, धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया से बाहर, जो चारण नहीं, जो गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून डालेंगे उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं होंगे, मारे जाए। अब आप देखिए कि ये कविता आज भी प्रासंगिक, 2022 में भी प्रासंगिक है, 2014 में भी प्रासंगिक, हर समय प्रासंगिक। मैंने कहा ना कि राजेश जोशी काल को अतिक्रमित करने वाले, कभी कभी इतनी महत्वपूर्ण, इतनी बड़ी कविता आप देखते हैं, और कभी कभी बहुत सरल, बहुत छोटी, साधारण कविता भी उनके पास मिल जाए। आपको उनके पास मिल जाएगी, उस प्लम्बर का नाम क्या है जैसे, या बिजली का मीटर पढ़ने वाले से एक बातचीत जैसी कविता, और उस छोटी सी कविता से वो बहुत बड़ी बात है। अंधेरे के संदर्भों को उठाने के लिए बिजली का मीटर पढ़ने वाले से एक बातचीत कविता बेहद महत्वपूर्ण तरीके से अपना असर करके निकल जाती। ऐसी बहुत सी कविताएं। मैं झुकता हूं कविता, जूते के फीते को बांधने के लिए झुकने के संदर्भों में भी, खाने के संदर्भों में बयान कर, और वो कहते हैं कि अभिप्राय में जो कहावतें हैं वो अर्थ से अधिक अभिप्राय में निवास कर। मैं झुकता हूं, ये कविता अगर आप पढ़िए तो लगता है कि ये गजब की कविता है। दरवाजे से बाहर जाने से पहले अपने जूतों के तस्मे बांधने के लिए मैं झुकता हूँ, रोटी का कौर तोड़ने और खाने के लिए झुकता हूँ अपनी थाली पर, जेब से अचानक गिर गई कलम या सिक्के को उठाने को झुकता हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे एक चापलूस की आत्मा झुकती है किसी शक्तिशाली के सामने, जैसे लज्जित या अपमानित होकर झुकती हैं आंखें। झुकता हूं जैसे शब्दों को पढ़ने के लिए आंखें झुकती हैं, ताकत और अधीनता की भाषा से बाहर भी होते हैं शब्दों और क्रियाओं के कई अर्थ। झुकता हूं जैसे घुटना हमेशा पेट की तरफ ही झुकता है, मुड़ता है। यह कथन सिर्फ शरीर के नैसर्गिक गुणों या अवगुणों को ही व्यक्त नहीं करता। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती। अब आप देखिए कविता जहां खत्म हो रही है, एक पंक्ति में वे क्या कहते हैं, और गजब तरीके के प्रतीक चुनते हैं।
उन प्रतीकों पे अगर आप जाइए तो बहुत अजीब लगता है कि इतने साधारण से रोजमर्रा के प्रतीकों को उठा करके राजेश जोशी इतनी बड़ी कविता बना देते हैं और लिखते भी हैं कि चीजों का हूबहू दिखना अपनी ही शक्ल में कविता में मुझे पसंद नहीं मिली। ये पंक्ति है उन्हीं की पंक्ति। तो सीधी सी बात है, रचनाकार जो सपना देखता है, पूरा करना चाहता है, उसको शायद कुछ अलग तरीके से कहना चाहता है। एक दिन पोलेंगे पेड़ में एक कविता है, चमत्कारिक चाकू। उनके पास एक सोने की मूठ वाला चांदी का चाकू था, जिससे वे अपने कमरे के गलीचों, दीवारों, गैलरियों और आंगन के नाप की धूप काट कर ले गए। कितना चमत्कारिक है वह चाकू, हर सुविधा की चीज काट कर लाई जा सकती। अद्भुत तरीके से आप देखिए, ये धूप काट कर ले, आंगन के नाप की धूप को काट ले। इस तरह के प्रतीक, इस तरह के जो कमरे गलीचे, मतलब आप पूरी कविता को देखिए कैसे विमगढ़। उन्होंने रंग उठाया और आदमी को मार डाला, उन्होंने शब्द उठाया, आदमी को मार डाला, उन्होंने संगीत उठाया और आदमी को मार डाला। जो कुछ भी उठाया उसमें मर कौन रहा है? आदमी। और इसीलिए चिड़िया से भी उनकी अपेक्षा है कि बारूद के रंग वाली चिड़िया, बारूद का स्वभाव भी सीख। उड़ना गाना तो ठीक, लेकिन ताव खाना भी सीख। तो इस तरह की पंक्तियां जो आदमी लिख रहा है, या सबसे बड़ा अपराध है निरपराधी हो, ये एक अलग तरह के कवि को बयान करती चीजें हैं और बताती हैं कि राजेश जोशी की कविता हमारे समय की कितनी बड़ी कविता है। उनकी सारी कविताएं, एक दो नहीं, मतलब आदमी कहता है ना कि किसको पढ़ें और किसको छोड़े, ये स्थिति आती है। किसको उद्धृत करें और किसको ना उद्धृत। स्त्रियों के पक्ष में अनेक कविताएं, जैसे कहती हो यह मेरी सृष्टि है तुम नहीं जान पाओगी कभी, कि किन बादलों में रखी हैं बारिशें, किन में रखा है कपास। कोई डब्बा खोलते हुए कहती है यह तो मैं ही हूं कि अबेर रखा है सब कुछ, वरना तुम तो ढूंढ नहीं पाते अपने आप को। जाओ बाहर जाकर टीवी देखो, एक काम पूरा नहीं करोगे और फैला दोगे मेरी। उस प्लम्बर का नाम क्या है जिस कविता की अभी चर्चा की? उसमें भी अंत में प्लम्बर का नाम कोई बताने वाला बाहर का नहीं है, एक स्त्री। उसमें भी मतलब वो लिखते हैं कि पत्नी जानती थी कि 4 दिन पहले जमादारिन के यहाँ बच्चा हुआ। वो उसके बच्चे के लिए हमारी बेटी के छुटपन के कपड़े निकाल रही थी उस वक्त। जब थक हार कर मैंने उसे आवाज लगाई, सुनो। उस प्लम्बर का नाम क्या है? स्त्री के बिना, मतलब जो स्मृति से ओझल है, उसे भी स्मृति में लाने का काम अगर कोई कर रहा है तो पत्नी कर रही है, स्त्री कर। तो आप ये देखिए कि रैली में चलती स्त्रियों पर भी कविताएं हों। वो अगर कोई रो रही है स्त्री रैली में चलते हुए, तो वो भी उसके घर में आंसू गिरते हैं तो हार का नहीं, बल्कि उसके गुस्से का बांध दरक जाने का सक। और उसके बाद अगर कभी विदाई, बेटी की विदाई कविता पढ़ी, तो तुमने देखा है कभी बेटी के जाने के बाद का कोई खत? जैसे बिना चिड़ियों की सुबह, जैसे बिना तारों का आकाश। बेटियां इतनी एक सा होती हैं कि एक की बेटी में दिखती है दूसरे को अपनी बेटी की शान। बेटी का जो पिता है, जिसने बेटी की विदाई की है, वो इन सारे संदर्भों, कितना दारुण, कितना दुखद है वो पल। वो अगर एक ने विदा किया है तो
दूसरे को विदा करते हुए देख करके उस दुख को समझ, ये राजेश जोशी। और आप देखिए, जब उनसे बातचीत हुई एक बार, मैं और ज्ञान प्रकाश चौबे हम लोग भोपाल में गए थे बातचीत कर, तो पूछा था कि आपकी प्रिय कविता कौन सी? तो सलीम और मैं और 59 का साल कविता का जिक्र, ये 2 भाग में कविता है। हालांकि सांप्रदायिकता को लेकर के ढेर सारी कविताएं हैं उनके यहाँ। मेरठ 87 है, घृणा के बारे में कुछ शब्द है, बर्बर सिर्फ बर्बर थे, रफीक मास्टर साहब और कागज के फूल, ये तमाम कविताएं जो सांप्रदायिक संदर्भों को बहुत कायदे से उठा। 2 लंगोटिया यार शहर के 2 विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए, 2 विपरीत अंधेरों की ओर चले। दंगा किस तरह से आपको अलग कर देता है, वो चीज। बर्बर कविता भी बेहतरीन कविता है आज के संदर्भ में, फिर वो समय को, टाइम को पास कर जाता। अब ये कविता भी आप देखिए कि बर्बर सिर्फ बर्बर थे, ये दिसंबर 1992 की कविता है। आप समझ सकते हैं बाबरी विध्वंस के समय बर्बर सिर्फ बर्बर थे, अपनी बर्बरता के लिए उनके पास कोई तर्क नहीं था। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास किसी धर्म की कोई ध्वजा नहीं थी। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, उनके पास भाषा का कोई छल नहीं था, नहीं थे उनके पास दुख या पश्चाताप जैसे शब्द। बर्बर सिर्फ बर्बर थे, हम उन्हें कई युग पीछे छोड़ आए। अब आप कल्पना करिए कि एक पंक्ति में बर्बरता के सारे संदर्भों का यहाँ पे इस्तेमाल करते हुए एक पंक्ति में राजेश जी कह जाते हैं कि और हम उन्हें पीछे छोड़, जो बर्बर थे उनको भी हम पीछे छोड़ आए। यानी हमारी बर्बरता उनकी बर्बरता से कहीं ज्यादा शूट है, कहीं ज्यादा काइया है, कहीं ज्यादा घटिया है, कहीं ज्यादा नीचे। मेरठ में फंसी हुई है, मेरठ 87 का, मेरठ में ही है, गाड़ी मेरठ में ही फंसी हुई, कि मेरठ से कब निकलेगी। अब ये देखिए कि कोई मेरठ जगह नहीं है, कोई भोपाल भी नहीं, जहां सांप्रदायिक तनाव है, जहां दंगे हैं, वो हर जगह उस मेरठ की तरह। तो कुछ ऐसे संदर्भ जो सार्वजनिक रूप में आप स्वीकार कर लें, जो सार्वजनीन हो, वो उनके यहां मिलते हैं। ऐसा है कि लोक जीवन का भी गजब का संदर्भ मिलता है राजेश जी के। मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कभी झाबुआ और बस्तर दोनों हुआ करता था जब छत्तीसगढ़ नहीं बना, और आदिवासी इलाका बहुत बड़ा इलाका था। आदिवासियों पर भी कभी एक आदिवासी लड़की की इच्छा, ये उनकी कविता का शीर्षक। सौदा सूद कुछ नहीं लेना, तनिक सी इच्छा है सुग्गे की, फुग्गे की, फुग्गा उड़ने वाला हो, सुग्गा खूब बातें। जो छोटी 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 जो उम्मीदें हैं, छोटी छोटी आशाएं, छोटी छोटी इच्छाएं, उन इच्छाओं को कैसे व्यक्त किया जाए, उसको ये कविता बहुत बेहतर तरीके से बयान कर। लोक परंपरा में है, उस परंपरा को कैसे इस्तेमाल करते हैं राजेश जी, कि सोने से पहले माँ टुइया के तकिए के नीचे सरौता रख देती है बिना नागा। माँ कहती है डरावने सपने इससे डर जा। हम लोग भी मतलब जब छोटे थे गांव में, तो इन सारी चीजों से गुजरे हैं, महसूस किया है।
लोहा रखा है तो भूत प्रेत नहीं लगेगा, लोहा रखा है तो कोई पास नहीं आएगा, आपका नुकसान नहीं होगा। इस तरह के संदर्भ और उन लोक संदर्भों को राजेश जी बहुत बेहतर तरीके से साफ, हर चीज की चिंता है उन्हें, लोक की चिंता है, सांप्रदायिकता की चिंता है, स्त्रियों की चिंता है, अपने समय की चिंता है, प्रकृति की चिंता है, पर्यावरण की चिंता है। अगर धरती में पानी कम हो रहा है, कुएं कम हो रहे हैं, नदियों तालाबों में पानी कम हो रहा है और आंखों में पानी कम हो रहा है, क्या लिखते हैं? कम हो रहा है धरती में पानी, कम हो रहा है कुओं में, नदियों में, तालों में पानी, आंखों में पानी का कम हो आंखों में पानी कम हो रहा है, बिना पानी का सोना, बिना पानी की चांदी, कैसी लगेगी पायल, कैसा लगेगा। उनके यहाँ नदी है, उनके यहाँ तालाब है, राजा भूज ने तालाब, वहां भी आप लोक कथा के संदर्भों को पा सकते। अब आप देखिए कि जो बाजारवाद है वो किस तरह से प्रकृति और पर्यावरण का नुकसान कर रहा है, उसको भी राजेश जी बहुत बेहतर तरीके से अपनी कविताओं में उठाते हैं। उनके यहाँ नदी, पहाड़, सागर सब आते हैं और भूमंडलीकृत दुनिया में एक ऐसी संस्कृति भी आती है जो मशीनी संस्कृति, और उसमें क्या हाल है घर का, मछलियों का, छायाओं का, नदियों का, ये सब बयान कर। आप ये देखिए कि बिजली का मीटर पढ़ने वाले से बातचीत में मैंने अंधेरे की चर्चा की कि हम एक ऐसे समय के नागरिक हैं जिसमें हर दिन महंगी होती जाती है रोशनी और बढ़ता जाता है अंधेरे का क्षेत्र लगातार। और अंधेरे समय में अंधेरे के गीत गाने की भी बात वो करते हैं कि कुछ जिद्दी लोग हमेशा बच रहते थे समाज में, जो कहते थे कि अंधेरे समय में अंधेरे के बारे में गाना ही रोशनी के बारे में गाना। आप इस कविता को ध्यान से पढ़िए तो आपको कोई और भी कविता याद आ सकती, ब्रेख्त याद आएगी। तो ये सिर्फ समय को ही नहीं, सीमाओं को तोड़ने वाले कविता। आप इसके और भी देखिए कि जो प्रधानमंत्री को एक पोस्ट कार्ड डाल देते हैं उनके फोन नंबर के लिए, और कभी भी बात करने का संदर्भ है तो कविता भी बेजोड़ कविता है। तो एक कवि जो कविता के भीतर है वो कितना है, कितना गहरा है, उसका सब जिद में, जिद कविता ही देखिए, जिद कविता, जो लोग काम करते हैं संगठनों में, जिन मुश्किलात से वे गुजरते हैं, और तटस्थ लोग जिस तरह की टिप्पणियों से उन्हें बार बार परेशान करते हैं और फिर भी वे हार नहीं मानते, उस तरह की कविता है। एक कवि का काम जैसी कविता, कवि को क्या क्या करने होते हैं काम, ये बताने, जैसे भाषा वाली कविता मैंने बताई, उसी तरह से एक कवि के जिम्मे क्या काम है ये भी। लेकिन एक आंदोलनकर्ता के रूप में भी वो जानते हैं कि जब तक मैं एक अपील लिखता हूं तब तक वो अपील की जरूरत खत्म हो चुकी। और उलट बांसियों की भी बात कर, उलट बांसियां भी गजब लिखते हैं, ऐसा होता तो नहीं, उनकी कविता है। और उस कविता को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आए कि गलत है सरासर यह सोचना कि जो विजयी है वही श्रेष्ठ। बर्बरों ने ही अक्सर जीता है सभ्यताओं को, उल्टी घूम रही हैं घड़ी की सुइयां, सदी का अंत कुछ पिछली सदियों को खो रहा है।
ऐसा होता तो नहीं है पर हो रहा है। तो ये बहुत सारी, देश अपनी अस्मिता खो रहा है, इससे कविता का अंत होता है। कैसी कैसी स्थितियां हैं जो दुष्यंत ने लिखा था, कि कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे। तो जो विक्षिप्त विजयोल्लास में ढिढोरचियों का महादल गा रहा है, हर चीज का अंत करता सदी का अंत आ रहा है, चूहा चीते से पंजा लड़ा रहा है, ऐसा होता तो नहीं पर हो रहा। क्या समय, उस समय को बयान करती कविता जो ये 95 में लिखी, 5 जुलाई 95, उस सदी के अंत के संदर्भों को आप उस पूरे सिनेरियो में जो उस समय घटित हो रही थी घटनाएं देखिए, तो आपको समझ में। और बार बार कितना लोगों की कुंठा और ईर्ष्या से गुजरे होंगे राजेश जोशी, कि जो उन्होंने लिखा ना कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी और की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा। वैसे ही भी उन्होंने एक और कविता लिखी, सुकवि की मुश्किल। कैसे बर्दाश्त कर पाएगा सुकवि कि कोई दूसरा कवि लिख डाले एक अच्छी कविता, सिर धुन डालेगा, बादलों बालों को नोच लेगा, रो पड़ेगा सुकवि। अगर लिखी जाने लगे बहुत सारी अच्छी कविताएं उसके आसपास, अनंत है, अनादि है, नश्वर है, ईर्ष्या, उम्मीद नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं इस जीवन में, हाय निरर्थक गई उसकी सारी साधना। किस उम्मीद से जन्म लिया था उसने कविता की इस वसुंधरा पर सब व्यर्थ, यहाँ तो भीख लगी है कवियों। बड़ी मुश्किल से अपने को संभालेगा सुकर, जागृत करेगा अपनी सरस्वती, ढूंढ ढूंढ कर खोज निकालेगा सारे छिद्र, ध्वस्त कर डालेगा हर अच्छी कविता को जो उसने नहीं लिखी। चैन से नहीं बैठेगा वह, पी डालेगा दर्जन भर सिगरेटें और काली चाय। आपने समझ क्या रखा है उसे, बड़ी मुश्किल से किसी कविता को वह कहेगा अच्छा, और अगर भूल से कहीं निकल गई वाह, तो मरोड़ होने लगेगी उसके पेट, तो मरोड़ होने लगेगी उसके पेट में। वह टालेगा समकालीनों पर, नहीं देगा अपनी राय, विदेशी कवियों के बारे में बतियाएगा हर वक्त, समझ नहीं पाएगा कोई सुकवि की मुश्किल। आजकल ऐसे बहुत सुकवि, और राजेश जी को तो लेकर के ऐसे सुकवियों की कुंठा आए दिन देखती बनती। राजेश जी इतने इतने जो कहते हैं ना कि लोकप्रिय हैं, कि वो लोकप्रियता भी लोगों को बहुत अचंभित भी करती है और ईर्ष्या से भी भर। अब आप देखिए कि उनका 75 साल पूरा हो रहा है, तो कविता बिहार ने उन पर विशेषांक निकाला। 18 जुलाई 2021 को उसका लोकार्पण हुआ ऑनलाइन, और उसके बाद वो अगस्त में दूसरी बार छपवाना पड़ा और शॉर्ट कर गई। मिल उसकी प्रतियां ही नहीं, 2 बार छापने के बाद भी, मतलब सामर्थ्य से अधिक कोशिश की गई कि उसकी प्रतियां निकाली जाएं, लेकिन सारी की सारी प्रतियां, और आज भी उसकी मांग बनी। बनास जन ने निकाला उन पर विशेषांक, आशीष त्रिपाठी के अतिथि संपादन में, साथी पल्लव जिसके संपादक हैं, और वो बनास जन भी बहुत लोकप्रिय। और अभी कल 18 जुलाई को हमारे मित्र अनिल त्रिपाठी की संपादित किताब आई है राजेश। आप देख लीजिए कि 18 जुलाई 2021 से 18 जुलाई 2022 के बीच 3 संपादित चीजें आ गई, जिनमें 2 महत्वपूर्ण पत्रिकाएं और 1 किताब। और लिखने के लिए लोग तैयार हैं, पहले से लिखे हुए। किस पर लिखना है? राजेश जी पर लिखना है, तो फिर उन्हें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, वो तत्काल लिखने के लिए राजी हैं। एक वहां पे शिमला में फेलो होकर के भी गए थे राजेश जी, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, और उन्होंने जो शहरी कविताएं हैं
उन पर काम भी किया। आपने अभी पाठ किया अर्पण जी, एक से मकानों का नगर कविता। तो जब एक से मकानों का नगर बनेगा तो जो दिक्कतें आएंगी वो कितनी होंगी, वो कविता बता देती। कहेगा कि मैं भी कई रातों से अपना घर ढूंढ रहा हूं। तो ये सारी चीजें आप उनकी कविताओं में बड़े आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बच्चों को लेकर के उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, मैंने बताया है। जब जब भी मैं उनकी कविता पढ़ता हूँ, काम पर जा रहे बच्चे, तो मुझे लगता है कि बच्चों को इस तरह से देखने वाला तो कोई दूसरा का हुआ ही नहीं कभी। इतने बेहतरीन तरीके से जो बच्चे काम पर जा रहे हैं उनके बारे में बयान कर रहा हुआ। वो आदमी चूहा पे लिख रहा है, वो आदमी बहन पे लिख रहा है, वो आदमी बेटी की विदाई पर लिख रहा है, वो आदमी भाषा की आवाज पे लिख रहा है, वो आदमी भाषा के संदर्भों पे लिख रहा है, वो आदमी कवि के काम पर लिख रहा है। और वो आदमी ये भी बता रहा है कि बच्चों बच्चों बच्चों, उस कक्षा के बगल से तो कभी मत गुजरो जिधर से हिंदी का अध्यापक कविता पढ़ा रहा हो और कविता के बारे में राजेंद्र यादव की बात कभी न सुनी। ये कविता नहीं बल्कि एक आलोचना जैसी बात भी कविता में है। वो भी कविता है, बहुत चर्चित कविता है कि जो अलक्षित चीजें रही हैं उनको अब ले दे करके कवियों से ही उम्मीद बची कि वो खुद उन अलक्षित खूबियों को पहचानेंगे। और ऐसा किया है, ऐसा प्रसाद ने किया है, ऐसा पंत ने किया है, ऐसा निराला ने किया है, ऐसा मुक्तिबोध ने किया है, ऐसा अज्ञे ने किया है, ऐसा सर्वेश्वर, रघुवीर सहाय, दूधनाथ जी सबने किया है। याद करिए पल्लव की भूमिका। तो जाहिर सी बात है कि कवियों ने अपनी भूमिका को या कविता की अलक्षित खूबियों को अपनी आलोचना से बखूबी समझा। और वो बात राजेश जी कहते हैं कि उनसे उम्मीद है, अजीब तरीके से। इसलिए पत्रिका का ही नाम रखा, इसलिए उनका ईमेल भी है, इसलिए से। और वो व्यक्ति कहां तक सोचता है, समय को तो छोड़िए, मैंने कहा कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं। कई भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद। थॉमस मोर जैसी कविता, कि मैं थॉमस मोर का कटा हुआ सर हूं, उन्होंने मुझे लंदन ब्रिज पे लटका दिया है कि लोग देखें और अपना निर्णय स्वयं लें। वो थॉमस मोर जिसने की मानने से इनकार कर दिया था राष्ट्राध्यक्ष, जो कि उन्होंने कहा मैं राज सत्ता और धर्म के संबंधों का विरोध करना बंद कर दूं, मैंने इनकार कर दिया। वो चाहते थे कि मैं राजा को धर्म सभा का अध्यक्ष मान लूं, मैंने इनकार कर दिया। वो थॉमस मोर, मैं थॉमस मोर का कटा हुआ सिर हूं और धर्म और राजसत्ता के बीच बने पुल पर लटका। धर्म और राजसत्ता के अंतर संबंधों पर क्या इससे अच्छी कविता कोई? इतनी बेहतरीन कविता। आप देखिए ना, जब जब धर्म और राजनीति एक में एक होते हैं तो क्या हो जाता है। तो आप रेंज देखिए, राजेश जोशी की रेंज देखिए, कहां से कहां तक। एक तरफ चांद की वर्तनी, एक तरफ अतिरिक्त चीजों की माया, एक तरफ उस प्लम्बर का नाम क्या है, एक तरफ बिजली का मीटर पढ़ने वाले आदमी से बातचीत, एक तरफ प्रधानमंत्री के टेलीफोन नंबर की बातचीत, और एक तरफ थॉमस मोर, एक तरफ मारे जाएं मैं सलीम और 59 का साल, रफीक मास्टर वाली कविता, मेरठ 87। आप रेंज देखिए, एक तरफ बहन, एक तरफ बेटी की विदाई, इस तरह की कविताएं, और दूसरी ओर संबंधों की जटिलता को बखूबी अलग करने वाली कविता, बेहतरीन कविताएं जो आम जन के रोजमर्रा की जिंदगी से जो
चीजें गुजरती हैं उनको। मतलब आप ये देखिए कि अ, जो एक और कविता है बिजली सुधारने वाली। एक तरफ बिजली का मीटर पढ़ने वाले और दूसरी तरफ बिजली सुधारने वाले। बिल्लियां भी हैं उनके यहाँ, गेंद भी है, चूहा भी है, उस पर भी कविता है। आखेट पर भी कविता है और नींद पर भी कविता है। और बहुत अच्छी कविता जो मुझे पसंद है वो है यह धर्म के विरुद्ध। ये भी एक कविता है। आप जब इस तरह की कविताएं पढ़ते हैं तो लगता है अरे ये तो मेरे सामने घट रहा था और मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। और ऐसा हो जाता है कि मकान मालिक परेशान है और आंगन में टहल रहा है, देख रहा है दाहिनी ओर की दीवार पर भीत तोड़कर एक पीपल का पेड़ उगाया। एक पीपल उगाया, दीवार में दूर तक पड़ गई है दरार, पर पीपल को न तो उखाड़ा जा सकता है न काटा जा सकता है क्योंकि यह धर्म के विरुद्ध। और अब पीपल वो कितना परेशान कर देता है उसको कि लोग वहां पूजा करने लगते हैं, लोग वहां जुटने लगते हैं, उसका घर जो है अब सार्वजनिक स्थल बनता है। अब वो कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि पीपल की जड़ें फैलती जा रही और उसका मकान धसकता जा रहा। वो मतलब वो बुदबुदाता तो है, मन ही मन बड़बड़ा रहा है ऐसी की तैसी, पर असंभव है आगे इसके कुछ कहना क्योंकि ये धर्म के विरुद्ध। अभी जो धर्म के विरुद्ध है कह करके आजकल आप देख रहे हैं कि जिसको मन हो उसको देशद्रोही करार दिया जा रहा। तो उस दौर में राजेश जी की एक कविता कितनी बड़ी कविता हो जाती। तो मैं ये कहता हूं ना कि जो जो वो बात झुकता हूं कविता में कहते हैं कि अभिप्राय जो कहावतें अर्थ से अधिक अभिप्राय में निवास करती हैं, वो बात राजेश जी की कविताओं पर लागू हुई। वो जो कहते हैं कि जो मुहावरा का संदर्भ उसमें आया है, वो बात मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि उसको समझने की जरूरत है। राजेश जी की तमाम कविताओं को उस एक बात से, कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं, ये जो पंक्ति है, कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में निवास करती हैं, इस पंक्ति से तमाम बातों को डिकोड कर सकते हैं आप। तमाम राजेश जी की कविताओं को डिकोड कर सकते हैं। क्राफ्ट में भी आप देखिए कि इतना सहज भाषा है और कविता में सहायक क्रियाओं का इतना अच्छा इस्तेमाल, रेयर, वो बचते नहीं है। ये नहीं, कविता में लोग आमतौर से ये देखा जाता है कि अगर गद्यात्मक ज्यादा हो रही है तो सहायक क्रिया की बलि चढ़ा देते। लेकिन राजेश जी सहायक क्रियाओं का अद्भुत इस्तेमाल करते हैं और सहायक क्रिया पर कविता भी लिखते, इत्यादि पर भी कविता लिखते। और मैंने अभी चर्चा की अतिरिक्त चीजों की माया, उस पर भी कविता लिखते। तो ये बहुत सारे संदर्भ हैं। अगर उनकी तमाम इतनी ज्यादा कविताएं हैं, 8 संग्रह जिस व्यक्ति के होंगे, जाहिर सी बात है कि उस पर बात कर पाना इतना आसान नहीं है। और मैंने अभी कहा ना कि जब जो उस कविता को उन्होंने कहा कि चूहा बाघ से पंजा लड़ा रहा है, हमारे समय की जो उलट मासी है, इस तरह की जो कविताएं, तमाम बिंबों वाली कविताएं और बेहद आसान कविताएं, तो समझ में ही नहीं आता। जैसा कभी नागार्जुन की कविता के साथ था कि एक तरफ बेहद आसान कविता उनकी थी कि लौटे टिकट मार के, लौटे टिकट मार के, चंदू मैंने सपना देखा, या ट्राम को लेकर के जो उन्होंने लिखा कलकत्ता की, और दूसरी ओर बादल को घिरते देखा लिखा, दूसरी ओर कालिदास सच सच बतलाना लिखा। वैसे ही राजेश जी है, एक तरफ बेहद आसान सपाट शब्दों में आपको एकदम हृदयंगम हो जाने वाली, सीधे उतर जाने वाली कविता, और दूसरी ओर
आपको डिकोड करनी पड़े, ऐसी गूढ़ अर्थों वाली कविता। लेकिन इतनी रेंज, इतनी भाषा की बनावट के बावजूद वो बेहद अच्छे तरीके से अपने श्रोता को प्रभावित करते हैं। उनकी कविताएं पाठक को प्रभावित, कारण यह है कि वो कहानीकार भी है और नाटककार भी। आप जब भी पढ़िए जयशंकर प्रसाद की कहानियां, तो उनका नाटककार उन कहानियों का अंत कराने में बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे ही राजेश जी का जो नाटककार है, उन कविताओं को जिस खूबसूरती से मोड़ता है, वो बेमिसाल है। आप कविता को पढ़ते हुए कभी भी, जिसको कहते हैं ना कि बोझिल नहीं होते। तो ये बड़ा होना है कि जिस तरह मैं देखता हूं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी उससे बड़ा तू दिख। और वो मैंने एकदम आरंभ में कहा था कि वो कविता में हूबहू ऐसी दिखाई देना मुझे पसंद नहीं। ये उनकी एक टैगलाइन है, आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन यह भी एक बड़ी बात है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो खुद हूबहू उन चीजों को कह रहे हैं जो समझ में आ रही है चीजें। ये आसान लिखना बहुत कठिन होता है, और बहुत आसानी से राजेश जी हमारे संवेगों को, हमारी संवेदनाओं को झकझोर जाते। कभी अमरकांत के बारे में लिखते हुए विश्वनाथ त्रिपाठी ने एक बात कही कि प्रेमचंद के बाद किसी कहानीकार की 7 कहानियां मुझे अगर गिनानी हो, तो मैं अमरकांत की गिनाऊंगा। हाँ, यशपाल के बाद मैं फिर से दोहरा के इस बात को खत्म करना चाहूंगा कि अगर किसी कवि की एक साथ उसी विश्वनाथ त्रिपाठी वाले तर्ज पर कई कविताओं का चयन आपको श्रेष्ठ कविताओं के रूप में करना हो, तो आपको आज की कविता में राजेश जोशी में शायद ही कोई कवि मिले जो आपको दहाई की संख्या में बहुत अच्छी कविताएं दे जाए। 2-2 कविताओं, 3-3 कविताओं, एक कविता की चर्चा लोग करते हैं, बाकी कविताएं याद नहीं। आप पढ़ जाइए, उनको पता ही नहीं चलेगा कि किस। लेकिन राजेश जोशी के साथ ये है कि अगर आप उनकी कविताएं पढ़ें, और ऐसी कविताएं दहाई में होंगी कि लोग तुरंत बता दें, ये कम बात नहीं है। आप इसे अन्यथा न लें कि मैं दहाई का ही इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने सैकड़ों कविताएं लिखी। लेकिन सैकड़ों कविताओं में से भी अगर दहाई में संख्या पहुंच जाए किसी कवि की कि वो कविताएं आपको याद रह जाए, या आप पकड़ लें उन कविताओं को आज के इस संरचना वाली कविताओं में, शिल्प वाली कविताओं में, और आप तुरंत बोल जाएं कि ये राजेश जोशी की कविता है, ये बहुत बड़ी बात। ये सारे कवियों को, तमाम कवियों को नसीब नहीं। इसीलिए राजेश जोशी 1977 से लेकर 2022 के बीच, मैं समर गाथा से कह रहा हूं, बीच जितनी कविताएं हैं, उन कविताओं को देखें तो ये 45 वर्षों की कविताओं के बीच आपको एक बड़ा विस्तृत फलक मिलेगा, एक बड़ी रेंज में, एक बड़ी दुनिया मिलेगी जिसमें अगर आप विचरण करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा अवकाश लेकर आना पड़े, समय लेकर आना पड़े। हमारे समय के सबसे बड़े कवि राजेश जोशी को आज मैं प्रणाम करता हूं, और उनकी को शुभकामना भी देता हूं कि वे दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, और हम सबका मार्गदर्शन करते रहें। बहुत बहुत जी, शुक्रिया नलिन जी इस वक्तव्य के लिए। और मित्रों, आज नलिन जी के इस वक्तव्य में हमने कई
संदर्भों के माध्यम से राजेश जोशी जी की रचनात्मक यात्रा को कुछ और अधिक सघनता के साथ समझा। नलिन जी ने उनकी कई कई कविताओं की चर्चा की और इसके बहाने एक बड़े कवि के रेंज को हमारे सामने रखा, उसे रेखांकित किया। भाषा की बात हुई, भाषाई सजगता और सरलता की भी बात हुई, और जिस तरह से भाषा के साथ भी गहरे अपनत्व के साथ राजेश जोशी जी हमारे बीच आते हैं, उसकी भी यहां पर चर्चा हुई। मित्रों, इस अवसर पर हमारे पास कुछ खास चित्र हैं जो हमें नलिन रंजन सिंह जी से प्राप्त हुए हैं। उन चित्रों को भी देखते हैं और उस पर नलिन जी की टिप्पणी लेते हैं। ये चित्र हो सकता है कि अपने उस क्रम में न हो, मगर आप देखें और जी नलिन जी, हाँ, इन चित्रों के ये चित्र जब राजेश जी आए हुए थे लखनऊ में, साथ में आशुतोष दुबे, केशव तिवारी थे, तो ये नरेश सक्सेना जी के घर पर है। आलोचक अनुराधा गुप्ता भी दिल्ली से आई हुई थी, तो हम सब का ये समूह चित्र है। ये नरेश सक्सेना जी के घर का चित्र है लखनऊ। जी, और कुछ एक चित्रों को और देखते हैं। ये चित्र सुभाष राय के कविता संग्रह सलीम पर सच को लेकर के है। ये जो चित्र है मेरा उनके साथ, ये तो उनके लोकार्पण समारोह का है, सुभाष राय जी की कविता संग्रह के लोकार्पण समारोह का, कैफी आजमी एकेडमी लखनऊ। जी, ये चित्र कानपुर का है। कानपुर के एक कार्यक्रम में हम लोग साथ थे, और वहीं का ये चित्र है। ये और आगे 1 जून 2016 का चित्र। जी, ये चित्र भोपाल का है, और भाई वसंत सकरगाय के कविता संग्रह पर एक बातचीत थी, और लखनऊ से मैं और अनिल त्रिपाठी हम दोनों लोग गए थे उसमें बातचीत रखने के लिए। तो आप देख रहे होंगे इसमें बहादुर पटेल, आरती, नीलेश रघुवंशी, कुमार अंबुज, मनोज कुलकर्णी, राम प्रकाश त्रिपाठी जी, और शशांक, वसंत सकरगाय, बहुत सारे लोग हैं। राजेश जी के साथ हम भी हैं। जी, बिल्कुल। और जी, ये उसी समय मैं और अनिल जब हम लोग गए थे, तो फिर राजेश जी के घर पर गए, और वहां पर चूंकि राम प्रकाश त्रिपाठी जी का घर एकदम बगल में ही है, तो राम प्रकाश त्रिपाठी जी भी आ गए थे, हम लोग वसंत भाई के साथ गए थे। तो ये राजेश जी के घर का। जी, ये चित्र एक कार्यक्रम में, साझी दुनिया का कार्यक्रम था, उसमें राजेश जी लखनऊ आए हुए थे, और साझी दुनिया का कार्यालय जो प्रसिद्ध कथाकार यशपाल के घर के ऊपर है, तो वहीं लखनऊ में महानगर में यशपाल के घर के सामने आप देख रहे होंगे बोर्ड यशपाल का लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। रूपरेखा वर्मा जी, नवीन जोशी जी, वंदना मिश्रा, अनिल त्रिपाठी, राजेश जोशी जी और मैं। जी, एक बेहद महत्वपूर्ण चित्र, और जी, यशपाल जी के सानिध्य में। जी, ये हम लोगों को, मैं ज्ञान प्रकाश चौबे के साथ हम लोगों की एक यात्रा थी। कविता पाठ था हमारा वहाँ पे भोपाल में, और कुछ इंटरव्यू वगैरह भी लेना था राजेश जी का, और कविता बिहान के लिए, और उसके बाद फिर हम लोगों को निकलना था देवास के लिए भी। तो जब हम लोग पहुंचे तो वहां पर वसंत भाई के साथ पहुंचे, तो राजेश जोशी जी का घर था ही, राम प्रकाश त्रिपाठी जी बगल में घर था, आ गए थे।
राजेंद्र शर्मा जी जो वसुधा पत्रिका के संपादक रहे, उनसे भी मेरी बड़ी आत्मीयता है। वो भी बगल में ही रहते हैं, तो मैंने उनको भी फ़ोन किया, वो भी आ गए थे। तो एक बड़ी अच्छी बैठकी राजेश जी के घर पर ये। जी, अगले चित्र की ओर। जी। ये तो अभी जस्ट इसी दिसंबर का चित्र है, दिसंबर 2021 का। मध्य प्रदेश की यात्रा पर मैं परिवार के साथ था, मेरी पत्नी और दोनों बच्चे। हम लोग अपना बच्चों को भोपाल, भीमबेटका, सांची, उदयगिरी, हेलोडरस का स्तंभ और फिर आगे जबलपुर गए हम लोग, वहाँ भेड़ाघाट। इसकी यात्रा पे मैं निकला हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि भोपाल में मैंने लिखा भी था कि मेरे लिए तो बड़ा तालाब और राजेश जोशी दो मेरे वाह। लिए भोपाल में बेहद महत्वपूर्ण जगह हैं। तो मैं राजेश जी के घर पे था और यहाँ पे भी मैंने फ़ोन कर लिया था समय बचाने के लिए भाई मनोज कुलकर्णी को, जो कथाकार, चित्रकार हैं, वो भी आ गए थे और राम प्रकाश त्रिपाठी जी थे ही। ख़ास बात ये है कि इस चित्र में आप भाभी जी को भी देख रहे हैं, निरुपा जी, भाभी जी को भी देख रहे हैं और ये चित्र मीठू ने लिया है। राजेश जोशी जी की बेटी ने ये चित्र। वाह। क्या बात है। जी। ये वही जब हम लोग गए थे भोपाल में, तो उस समय हम लोग कॉफी हाउस में ही थे ऊपर। तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैं हूँ, राजेश जोशी जी हैं, प्रेम शंकर शुक्ल भारत भवन के प्रशासनिक अधिकारी, वो भी मित्र हैं हम लोगों के, तो आ गए थे और मनोज कुलकर्णी जी साथ में हैं और भाई बसंत सकल। जी, कुछ एक चित्र और। जी, ये दूसरा मीरा मिश्रा स्मृति पुरस्कार विशाल श्रीवास्तव को दिया गया था लखनऊ में। उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राजेश भाई आए हुए थे। तो आप देख सकते हैं कि इसमें मैं हूँ, मेरे बगल में अरुण होता जी हैं और अरुण होता जी के बगल में ज्ञानेंद्र पति हैं और विशाल श्रीवास्तव को पुरस्कार देते हुए राजेश जोशी हैं। कथाकार और तद्भव के संपादक अखिलेश जी हैं। पुरस्कार के संयोजक और शायर कवि संजय मिश्रा जी हैं और उनके बगल में कवि आलोचक जितेंद्र श्रीवास्तव हैं। जी, और कुछ एक और देखते हैं। ये एक हमारे यहाँ कार्यक्रम कराते हैं लखनऊ में, विजय नरेश की स्मृति में, जो नरेश सक्सेना की पत्नी थी, अब वो नहीं है। जी। उस कार्यक्रम में राजेश जी आए हुए थे और उसी कार्यक्रम में मुझे भी राजेश जी पर बोलना था। तो आप देख रहे होंगे कि अखिलेश जी, राजेश जी, मैं और इप्टा के महासचिव राकेश जी और बीच में कोई युवा कवि है, नाम मैं भूल रहा हूँ। जी, आगे बढ़ते हैं। ये विशाल को जब पुरस्कार मिला था तभी का ये चित्र है। ये गेस्ट हाउस में हम लोग थे और पुरस्कार वितरण के बाद, और आप देख रहे होंगे कि विशाल सामने हैं, अरुण होता जी हैं, अखिलेश जी हैं, राजेश जी हैं, जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, मैं हूँ और मेरी गोद की तरफ झुके हुए प्रांजल धर है। जी, ये चित्र भी अपनी कहानी कह रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। जी। ये चित्र बहुत खास है। ये चित्र 10 मई 2019 का है संभवतः, जब राजेश जी को कैफी आजमी सम्मान मिला था। ये कैफी आजमी सभागार में जो नाट्य परिसर है, वहाँ का है, उस ऑडिटोरियम का। उसका उद्घाटन भी उसी दिन हुआ था। एमएस सत्थू आए हुए थे और सत्थू जी के ही हाथों उनको पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कार के बाद आप देख रहे हैं कि मैं हूँ, राजेश जी हैं, वसंत जी हैं और वसंत जी और मेरे कंधे पे राजेश जी का हाथ है। और ये जो यहाँ के कैफी एकेडमी के सेक्रेटरी हैं सरवत मेहदी, उनके भाई मेहदी यहाँ पे दिखाई।
जी, कुछ एक जी, ये जैसा मैंने जिक्र किया था एकदम आरंभ में, ये चित्र 31 अक्टूबर 2015 का है। इसमें मंच पर केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी के साथ मैं हूँ। ये समकालीन कविता पर बहुत ही महत्वपूर्ण एक आयोजन हुआ था 2 दिनों का, जिसमें करीब 46 कवियों ने प्रतिभाग किया था। और आप देखिए कि केदारनाथ सिंह, राजेश जोशी, इब्बार रब्बी से लेकर के एकदम युवा कवि तक इसमें शामिल हुए थे। ये जनवादी लेखक संघ लखनऊ का आयोजन था, और ये राय उमानाथ बलि प्रेक्षागृह लखनऊ का। जी, जी, एक कार्यक्रम में राजेश जी आए हुए थे और फिर वहां से इनको निकलना था ट्रेन पकड़ने के लिए रात में। और वो था कि चलते चलते कम से कम कुछ लोगों से मुलाकात कर ली जाए। और मिलने का जो कार्यक्रम तय हुआ वो नरेश सक्सेना जी के घर पे हुआ कि वहीं चलते हैं, नरेश जी ने बुलाया। और फिर नरेश जी के ही घर पे मिलने के लिए शायर कवि संजय मिश्र और बेहद महत्वपूर्ण कवि सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह साथ में है। तो वो उनके जाने से पहले मिलने के लिए आए हुए लोगों के साथ ही चित्र है नरेश सक्सेना जी। वाह! जी, ये चित्र भी वही है। ये 31 अक्टूबर या 1 नवंबर 2015 का चित्र है। खाने पे हैं हम लोग, दोपहर कार्यक्रम के बाद खाना चल रहा है और खाते वक्त ही कुछ बातचीत हो रही है राजेश भाई से, उसी समय का चित्र। वाह! जी, ये भी चित्र वही है, 31 अक्टूबर 2015। केदारनाथ सिंह आप देख रहे हैं कि बोल रहे हैं कुछ, उन्होंने हंसाने की बात कही होगी, मैं और राजेश जी हम दोनों लोग हंस रहे हैं। तो ये उसी समय का। जी। और साथियों, इस तरह से हम लोग इस इस जो यह चित्रों की जो यह एक रंगोली यहाँ पर सजी, उससे गुज़रे और यही कोशिश रहती है कि अलग-अलग अवसरों को यहाँ पर रख सकें और चित्रों से एक जो एक लालित्य आ जाता है, उसका भी रसपान कर सकें, उस काल में भी हम स्वयं को ले जा सकें। नलिन जी, आज की यह दूसरी कड़ी बेहद खूबसूरत और मानीखेज रूप में संपन्न हुई। आपने इसके लिए समय निकाला और इतनी अच्छी बातचीत हो सकी। बहुत-बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण भाई। जनसुलभ पुस्तकालय का भी धन्यवाद। जी, नमस्कार और तमाम साथियों का जो इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और जिनकी हमें प्रतिक्रियाएँ मिल रही हैं। कल एक और कड़ी में हम पुनः मिलते हैं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।